एवरीवन, ये पार्ट 3 है प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का। तो ये थर्ड वीडियो है, पार्ट 3 है। यहाँ हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 से। इससे पहले आप जो 2 पार्ट हैं इसके उन्हें देखिए, उसके बाद इस पार्ट को देखिए। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। एनी ऑर्डर मेड अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट शैल बी इन्फोर्सिएबल। कोई भी ऑर्डर जो इस एक्ट के अंडर दिया जाता है वो इन्फोर्सिएबल होगा थ्रू आउट द इंडिया। ठीक है, हमारा आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। व्हाट शैल बी द टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 27 ऑफ दिस एक्ट। ये क्या कह रहे हैं कि टेरिटोरियल कॉम्पिटेंट जो मजिस्ट्रेट है उसका टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन क्या होगा। ठीक है, अंडर सेक्शन 27। तो देखिए हमारे ऑप्शन क्या क्या हैं। विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ विच द पर्सन एग्रीव्ड परमानेंटली और टेम्पररी रिजाइड्स और कैरीज ऑन बिजनेस और इज एम्प्लॉयड। सेकेंड है रेस्पोंडेंट रिजाइड्स और कैरीज ऑन बिजनेस और इज एम्प्लॉयड। थर्ड है कॉज ऑफ एक्शन हैज अराइजन। फोर्थ है वॉट 1 and 2। फिफ्थ है वॉट 2 and 3। और सिक्स्थ है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो इसमें आएगा हमारा सिक्स्थ ऑप्शन 1, 2 and 3। देखिए दोबारा बता देती हूँ कि क्या जो सेक्शन 27 है उसके अंडर कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट का टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन क्या होगा। ठीक है, तो विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ विच, जिसकी लोकल लिमिट्स के अंदर एग्रीव्ड पर्सन जो है वो परमानेंटली या टेम्पररी रिजाइड करता है, बिजनेस कैरी ऑन करता है या एम्प्लॉयड है। सेकंड, रेस्पोंडेंट जहाँ रिजाइड करता है, बिजनेस को कैरी ऑन कर रहा है या एम्प्लॉयड है। और थर्ड है जहाँ कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है। तो तीनों ही जगह पर टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन बनता है सेक्शन 27 के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42। अंडर सेक्शन 27 सब क्लॉज 1 ऑफ दिस एक्ट हु हैज़ बीन एम्पावर्ड टू एक्सरसाइज द ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, 27 के 1 में किसको एम्पावर किया गया है ज्यूरिसडिक्शन को एक्सरसाइज करने में। तो देखिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास मतलब JMFC, सेकंड है MM को, थर्ड है CJM को, फोर्थ है लीडिंग मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और फिफ्थ है DM, सिक्स्थ है SDM या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो हमारा आंसर होगा, देखिए इस एक्ट के अंदर किसको 27 के 1 में किसको एम्पावर किया गया ज्यूरिसडिक्शन के लिए। तो 2 ही हैं, JMFC और MM। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 43। Under section 28 subclause 1 of this act, what procedure shall be followed by the magistrate for conducting the proceedings under section 21, 18 to 23 and 31। ठीक है, मतलब सेक्शन 28 के 1 में कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा मजिस्ट्रेट के द्वारा, किसके लिए, सेक्शन 21, 18 to 23 और 31 की प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट करने के लिए। तो प्रोसीजर फॉलो होगा CRPC का, CRPC 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अंडर सेक्शन 29 ऑफ दिस एक्ट देयर शैल लाई एन अपील टू द कोर्ट ऑफ सेशन विद इन फ्रॉम द डेट ऑन विच ऑर्डर मेड बाय द मजिस्ट्रेट इज सर्व्ड ऑन द एग्रीव्ड पर्सन और द रिस्पोंडेंट विच एवर इज लेटर। ये क्या कह रहे हैं कि इस एक्ट के अंदर सेक्शन 29 में अपील का जो ऑप्शन, अपील का जो दिया हुआ है कि अपील कितने कोर्ट ऑफ सेशन में जाएगी, JMFC या MM की अपील जाएगी कोर्ट ऑफ सेशन में। ठीक है, तो कितने दिन के अंदर जो भी मजिस्ट्रेट का फाइनल ऑर्डर आता है वो एग्रीव्ड पर्सन या रेस्पोंडेंट को सर्व किया जाता है, उसके कितने दिन के अंदर की जाएगी। तो आंसर होगा 30 डेज के अंदर। ठीक है, 30 डेज के अंदर अपील की जा सकती है। देखिए 45 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर बाय द रेस्पोंडेंट। यदि रेस्पोंडेंट प्रोटेक्शन ऑर्डर को ब्रीच करता है तो उसकी पेनल्टी क्या होगी। भाई जैसे प्रोटेक्शन ऑफिसर ने रेस्पोंडेंट को बताया कि आपको यही प्रोटेक्शन देने हैं एग्रीव्ड पर्सन को, और अगर वो उनको ब्रीच कर रहा है तो क्या होगा, इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर, 1 साल तक की इम्प्रिजनमेंट होगी, और विद फाइन अप टू 20,000 रुपीज़। ठीक है, और विद बोथ मतलब 1 ईयर अप टू 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट
अप टू 20,000 रुपीज़, फाइन और बोथ। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 46। अंडर सेक्शन 31 of this act, while framing charges against the respondent for breach of the protection order, under which other law charges may also be framed by the magistrate। देखिए क्या कहते हैं कि सेक्शन 31 के अंदर जब इस एक्ट में चार्जेस फ्रेम किए जा रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट, ठीक है, क्योंकि उसने ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर को ब्रीच किया है, तो किस अदर लॉ में भी चार्जेस फ्रेम किए जाएंगे मजिस्ट्रेट के द्वारा। तो चार्जेस कौन से अदर लॉ में दिए हुए हैं, देखिए किस किस में किए जाएंगे। सेक्शन 498A IPC 1860, एनी अदर प्रोविजन ऑफ IPC 1860, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि देखिए सारे ही ऑफेंस IPC में दिए हुए हैं। ठीक है, अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट होता है तो उसके साथ और भी कई सारे ऑफेंसेस होते हैं, तो जो कि IPC के थ्रू हम कर सकते हैं। ठीक है, IPC में और भी कई प्रोविजन है, उनको भी लिया जा सकता है, उसके भी चार्जेस लगते हैं। और डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, ठीक है, अगर ये डोमेस्टिक वायलेंस हस्बैंड वाइफ के बीच है तो हो सकता है डाउरी का मैटर है, तो ये डाउरी प्रोहिबिशन में भी चला जाएगा। तो ऑल ऑफ द अबव, सारे ही इनमें चार्जेस लगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 47। व्हाट शैल बी द नेचर ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन 31 सब क्लॉज 1 ऑफ दिस एक्ट। ऑफेंस का नेचर क्या है ना, 31 के 1 में बताया है इस एक्ट के कि व्हाट शैल बी नेचर ऑफ ऑफेंस। तो ऑफेंस कैसा होगा, कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल, फर्स्ट ऑप्शन कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। नेक्स्ट देखिए अंडर सेक्शन 32 सब क्लॉज 2 ऑफ दिस एक्ट अमोंगस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट सही है, देखिए फर्स्ट क्या कहता है, फॉर कन्विक्शन ऑफ द अक्यूज्ड अंडर सेक्शन 31(1) द टेस्टिमनी ऑफ एग्रीव्ड पर्सन मस्ट बी corroborated by other independent witnesses। सेकंड देखिए अपॉन द सोल टेस्टिमनी ऑफ एग्रीव्ड पर्सन द कोर्ट में कंक्लूड दैट एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 31 सब क्लॉज 1 हैज़ बीन कमिटेड बाय द एक्यूज्ड। ठीक है, तो देखिए यही हमारा इसमें सही है, क्योंकि सोल टेस्टिमनी पर ही एग्रीव्ड पर्सन है, उसकी सोल टेस्टिमनी पर ही ये कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि एक्यूज्ड ने इस ऑफेंस को कमिट किया है। जबकि हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या था, देखिए कि फॉर कन्विक्शन ऑफ एक्यूज्ड द टेस्टिमनी ऑफ एग्रीव्ड पर्सन मस्ट बी कॉरोबरेटेड, मतलब जरूरी है कि कॉरोबरेट होनी चाहिए अदर इंडिपेंडेंट विटनेसेस के साथ। अगर वो अगेंस्ट बात करते हैं एग्रीव्ड के तो उसको कन्विक्शन नहीं दिया जाएगा, तो ये रॉन्ग है। सोल टेस्टिमनी है यहाँ पर, सोल टेस्टिमनी है एग्रीव्ड पर्सन की, और उसी के बेसिस पर कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि अक्यूज ने ये ऑफेंस किया है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, इसका ऑप्शन सारे देख लेते हैं इसके। फॉर कन्विक्शन ऑफ द एक्यूज्ड अंडर सेक्शन 31 सब क्लॉज 1 द टेस्टिमनी ऑफ एग्रीव्ड पर्सन मस्ट बी कॉरोबरेटेड बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, तो रॉन्ग है। फॉर कन्विक्शन ऑफ एक्यूज्ड अंडर सेक्शन 31(1) द टेस्टिमनी ऑफ एग्रीव्ड पर्सन मस्ट बी कॉरोबरेटेड बाय द मेडिकल एविडेंस, ये भी रॉन्ग है। ठीक है, सोल टेस्टिमनी ऑफ एग्रीव्ड पर्सन, ठीक है, ये ही सफिशिएंट होगी बस उसको कन्विक्ट साबित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, इफ एनी प्रोटेक्शन ऑफिसर फेल्स और रिफ्यूजेज टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज व्हाट पनिशमेंट मे बी इम्पोज्ड बाय द मजिस्ट्रेट। यदि कोई प्रोटेक्शन ऑफिसर है वो फेल हो जाता है, अपनी ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करने से मना कर देता है, तो मजिस्ट्रेट के द्वारा क्या पनिशमेंट दी जाएगी। तो देखिए इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर, ठीक है, अप टू 1 ईयर की इम्प्रिजनमेंट और फाइन अप टू 20,000 रुपीज और विद बोथ। ठीक है, अप टू 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट, 20,000 रुपीज फाइन और विद बोथ। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, फॉर कैरिंग आउट द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट हु इज एम्पावर्ड टू मेक रूल्स बाय नोटिफिकेशन। ठीक है, इस एक्ट के प्रोविजंस को कैरी आउट करने के लिए किसको एम्पावर किया गया है कि वह रूल्स बनाए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया है, क्योंकि सेंट्रल का एक्ट है, स्टेट का एक्ट नहीं है, सेंट्रल का एक्ट है। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 51।
वेदर ओनली ए वुमन इज कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ एन एग्रीव्ड पर्सन अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। तो यस, नाम ही है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम, प्रोटेक्शन ऑफ वुमन, तो वुमन आ रही है ना फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, तो सीधी सी बात है कि इसमें वुमन ही एग्रीव्ड पर्सन हो सकती है। हमारा आंसर क्या होगा? यस, बिकॉज दिस एक्ट हैज़ बीन इनेक्टेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमन इफ दे आर सब्जेक्टेड टू एनी एक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस बाय द रिस्पोंडेंट, कि यह एक्ट जो है वुमन की प्रोटेक्शन के लिए ही बनाया गया है अगर उनके साथ कोई डोमेस्टिक वायलेंस किया जाता है रिस्पोंडेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52। इफ ए मजिस्ट्रेट ऑर्डर्स द रिस्पोंडेंट टू पे द कंपनसेशन टू द एग्रीव्ड पर्सन, यदि कोई मजिस्ट्रेट है वो रिस्पोंडेंट को ऑर्डर देता है कि वह कंपनसेशन दे एग्रीव्ड पर्सन को टू मीट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस सफर्ड बाय एग्रीव्ड पर्सन एंड हर चिल्ड्रन एज ए रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, इट इज कॉल्ड, ठीक है, यदि रेस्पोंडेंट को ऑर्डर दिया जा रहा है कि कंपनसेशन दे जिससे कि एक्सपेंसेस और जो सफ़र्ड किए लॉसेस उनको वो मीट आउट कर सके, तो इसको क्या बोला जाएगा? मॉनिटरी रिलीफ बोला जाएगा, ठीक है, मॉनिटरी रिलीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53। It shall be duty of the protection officer to make to the magistrate under section 9 of the protection of women from domestic violence act। प्रोटेक्शन ऑफिसर की ड्यूटी होगी कि वह मजिस्ट्रेट के सामने क्या देगा? तो डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट देगा, ठीक है। क्या ड्यूटी होगी प्रोटेक्शन ऑफिसर की? कि वो मजिस्ट्रेट को एक डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट बना के देगा और उसके आधार पर मजिस्ट्रेट आगे का ट्रायल करेंगे या डिसीजन लेंगे, ठीक है। 1 मिनट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। वेयर एन अपील शैल बी प्रिफर्ड अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट, कि कहाँ पर एक अपील की जा सकती है मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के अगेंस्ट। अपील कहाँ पर होगी इस एक्ट में? तो कहाँ होगी? सेशन कोर्ट में होगी। हम पहले भी देख चुके हैं इसको, सेशन कोर्ट में होगी और ऑर्डर की डेट से 30 डेज के अंदर होगी, विद इन 30 डेज सेशन कोर्ट में अपील होगी इसकी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 55। टू हुम ए नोटिस ऑफ द डेट ऑफ हियरिंग फिक्स्ड अंडर सेक्शन 12 ऑफ द अबव एक्ट शैल बी गिवन बाय द मजिस्ट्रेट टू बी सर्व्ड ऑन द रिस्पोंडेंट, ठीक है। कह रहे हैं डेट ऑफ हियरिंग का नोटिस किसको सर्व किया जाएगा? सेक्शन 12 के अंदर, ठीक है। शैल बी गिवन बाय द मजिस्ट्रेट टू बी सर्व्ड ऑन द रिस्पोंडेंट, मजिस्ट्रेट के द्वारा सेक्शन 12 के अंदर डेट ऑफ हियरिंग का नोटिस किसको दिया जाएगा कि वह रिस्पोंडेंट को सर्व कर दे? तो मजिस्ट्रेट जो है ना डेट ऑफ हियरिंग का नोटिस देगा प्रोटेक्शन ऑफिसर को, और प्रोटेक्शन ऑफिसर की ड्यूटी बनती है कि वह रेस्पोंडेंट को सर्व करे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 56। वेयर द मजिस्ट्रेट हैज़ इशूड एनी डायरेक्शन अंडर सेक्शन 14 सब क्लॉज 1 टू द एग्रीव्ड पर्सन और द रेस्पोंडेंट टू अंडरगो काउंसलिंग with the service providers, then he shall fix the next date of hearing within a period not exceeding, देखो क्या कह रहे हैं कि मजिस्ट्रेट, जबकि मजिस्ट्रेट ने कोई डायरेक्शन इशू किया गया 14 के 1 में एग्रीव्ड पर्सन को, रेस्पोंडेंट को, कि वह काउंसलिंग करवा ले सर्विस प्रोवाइडर के साथ, तो वह जो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग रखेगा वह कितने दिन की रखेगा? तो नॉट एक्सीडिंग 2 मंथ्स, 2 महीने से ज़्यादा का टाइम नहीं होना चाहिए, ठीक है। 2 महीने के अंदर अंदर नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग हो जानी चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 57। एग्रीव्ड पर्सन शैल नॉट बी इविक्टेड और एक्सक्लूडेड फ्रॉम द शेयर्ड हाउस होल्ड और एनी पार्ट ऑफ इट बाय द रेस्पोंडेंट, ठीक है। क्या कह रहे हैं? एग्रीव्ड पर्सन को इविक्ट नहीं किया जाएगा या एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा शेयर्ड हाउस होल्ड से या इसके किसी पार्ट से रेस्पोंडेंट के द्वारा। इसमें आएगा सेव इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश किया गया लॉ के द्वारा उनको छोड़ते हुए उसको इविक्ट नहीं किया जा सकता,
ठीक है। सेकंड देखिए, सेव इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, नहीं होगा। सेव कीपिंग इन व्यू पुअर फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ रेस्पोंडेंट, नहीं होगा, है ना। क्या होगा, हमारे एग्जैक्ट बेयर एक्ट की लैंग्वेज इसमें आएगी, सेव इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। लॉ के द्वारा जो इस्टेब्लिश प्रोसीजर है उसको छोड़ के आप एग्रीव्ड पर्सन को एविक्ट या एक्सक्लूड नहीं कर सकते शेयर्ड हाउस होल्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा 58 नंबर, इन विच सेक्शन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इट हैज़ बीन प्रोवाइडेड that magistrate shall give free of cost the copy of order to the parties, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन एंड सर्विस प्रोवाइडर। ये क्या कह रहे हैं, किस सेक्शन में ऐसा दिया गया है कि मजिस्ट्रेट फ्री ऑफ कॉस्ट क्या देगा, कॉपी देगा ऑर्डर की पार्टीज को, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन और सर्विस प्रोवाइडर को। किस सेक्शन में बताया गया है, सेक्शन 24 में बताया गया है कि मजिस्ट्रेट फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी देगा ऑर्डर की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, अंडर सेक्शन 25 ऑफ दिस एक्ट ए प्रोटेक्शन ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 18 शैल बी इन फोर्स। ये क्या कह रहे हैं कि सेक्शन 25 जो है इस एक्ट का, उसके अंदर जो प्रोटेक्शन ऑर्डर है वह फोर्स में कब तक रहेगा, तो शैल बी इन फोर्स टिल द एग्रीव्ड पर्सन अप्लाइज फॉर डिस्चार्ज, जब तक कि एग्रीव्ड पर्सन डिस्चार्ज के लिए अप्लाई करे तब तक क्या होगा, प्रोटेक्शन ऑर्डर जो दिया गया है वो फोर्स में रहेगा जब तक कि एग्रीव्ड पर्सन खुद अप्लाई ना करे कि मैं यहाँ से डिस्चार्ज होना चाहता हूँ। 1 मिनट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, इफ़ द मजिस्ट्रेट, एक मिनट, हाँ, इफ़ द मजिस्ट्रेट ऑन रिसिप्ट ऑफ एन एप्लीकेशन फ्रॉम द एग्रीव्ड पर्सन और रेस्पोंडेंट, देखिए कोई मजिस्ट्रेट है, उसको एग्रीव्ड पर्सन से या रेस्पोंडेंट से कोई एप्लीकेशन मिलती है, हाँ, मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई हो जाता है दैट देयर इज ए मटेरियल चेंज इन द सर्कमस्टांसेज, ठीक है, कि कोई मटेरियल चेंज हुआ है सर्कमस्टांसेज में, व्हाट मे बी डन बाय हिम बाय पासिंग ए रिटर्न रीजनड ऑर्डर, उसके द्वारा क्या किया जाएगा, बाय पासिंग ए रिटर्न रीजनड ऑर्डर, ही मे रिवॉक द ऑर्डर, ही मे मॉडिफाई द ऑर्डर, ही मे ऑल्टर द ऑर्डर, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए अगर कोई भी मजिस्ट्रेट को कोई भी एप्लीकेशन मिलती है एग्रीव्ड या रेस्पोंडेंट से, ठीक है, और वह सेटिस्फाई होता है कि मटेरियल चेंजेस हैं सर्कमस्टांसेस में, तो क्या क्या किया जाएगा, ठीक है, रीजनड ऑर्डर देना पड़ेगा उसको, तो वह ऑर्डर को रिवॉक भी कर सकता है, मतलब कैंसिल कर सकता है, उसमें चेंजेस भी कर सकता है, मॉडिफाई, ठीक है, एंड ही मे ऑल्टर द ऑर्डर, ऑल ऑफ द अबव, रिवॉक कर सकता है, मॉडिफाई और ऑल्टर, तीनों ही चीज़ें वो कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, नॉन कॉम्प्लायंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स पास्ड अंडर दिस एक्ट इज एन ऑफेंस। देखिए क्या कह रहे हैं, इनमें से कौन सा ऑर्डर है जिसको नॉन कॉम्प्लायंस करने पर, मतलब नहीं मानने पर, नहीं फॉलो करने पर ऑफेंस माना जाएगा, तो मेंटेनेंस का ऑर्डर, कस्टडी का ऑर्डर, रेजिडेंस का ऑर्डर या प्रोटेक्शन का ऑर्डर। तो क्या आंसर होगा हमारा, प्रोटेक्शन का ऑर्डर, मतलब कि ये जितने भी ऑर्डर हैं उनमें से कौन सा ऑर्डर ऐसा है जिसको कंप्लाई अगर नहीं किया गया है तो वह इस एक्ट के अंदर ऑफेंस माना जाएगा, तो प्रोटेक्शन ऑर्डर। एग्रीव्ड को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है और अगर उसे प्रोटेक्शन नहीं दी रिस्पोंडेंट ने तो ये एक नया ऑफेंस बन जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे पार्ट 3 के सारे क्वेश्चंस। क्वेश्चन 61 लास्ट है, हम सारे क्वेश्चंस इस एक्ट के कर चुके हैं, तो देखते रहिए, इसे प्रैक्टिस करते रहिए, सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी आपको। थैंक यू।